आज से तकरीबन 1000 साल पहले बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया गया था थंजौर के पास में। जो किस तरीके से बनाया गया वो आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स को कंफ्यूज करता है और देखने में ये ऑब्वियसली बहुत सुंदर है। समय में थोड़ा आगे जाए तो देखने मिलेगा हमें जयपुर का हवा महल, जो इस तरीके से बनाया गया था कि रॉयल वुमेन खिड़कियों के थ्रू बाहर पब्लिक को तो देख सकते थे, लेकिन पब्लिक इनको फिर से अंदर नहीं देख सकती थी। समय में थोड़ा और आगे आए हमारे मॉडर्न टाइम्स में तो मुंबई जैसे शहरों में हमें लेट 80s एंड 90s में देखने मिले एक्सप्रेस टावर और एयर इंडिया बिल्डिंग जैसे इमारतें जो एक आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड सेट करती थी और एक लैंडमार्क बनी। लेकिन आज देश के अंदर जो ज्यादातर बिल्डिंग्स बन रही है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, वो देखकर एक ही थॉट माइंड के अंदर आता है कि एस्थेटिक ब्यूटी के ऊपर इन बिल्डिंग्स में जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। इनफैक्ट मुंबई की स्काई स्क्रैपर्स को देखिए तो बस माचिस के डिब्बे एक के ऊपर एक लगा दिए गए हैं। इस तरीके से इनको बनाया जाता है और अनफॉर्चुनेटली बड़े से बड़े डेवलपर्स भी इनको एज प्रीमियम रेसिडेंसेस प्रमोट करते हैं और इन बिल्डिंग्स के अंदर कोई भी ऐसे खास आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस नहीं है। तो कैसे देश की ये हालत हो गई जहां पर आज जो बिल्डिंग्स बन रही है वो पुराने जमाने से दिखने में इतनी बेकार है और इतनी बोरिंग है। चलिए समझते हैं। दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा वैसे दो चीज़ें होती गई। पहली बात, इंसानों की नीड्स और सोसाइटी के कंडीशंस तो चेंज होते ही रहे, लेकिन इसके अलावा जो ह्यूमन टेंडेंसी बढ़ने लगी कैपिटलिज्म की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं पर आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगी। और एक एक रीजंस वो समझते हैं, जहाँ पर मैं सबसे पहले रीज़न के बारे में बात करूँगा वो आज के डेट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन एक बार ज़रूर यहाँ पे याद रखनी है कि ये अकेला रीज़न नहीं है, बाकी रीजंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहला मेन रीज़न निकल कर आता है वो है इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। दोस्तों अभी इस चीज़ को आप कहे एफिशिएंट बिल्डिंग डिज़ाइन या कहे ग्रीड, दोनों चीज़ें देखते हुए आज की डेट में जो बिल्डिंग्स बनती है वो बनाई जाती है मैक्सिमम स्पेस फॉर यूजेज अवेलेबल रहने के लिए। जो ज़मीन है उसके ऊपर जितनी हो सके उतनी सेलेबल घरों को बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया निकालने के लिए, जो भी लैंड है वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन हो वो कम से कम कॉस्ट में किया जा सके, इस हिसाब से इन डिज़ाइन को किया जाता है। जैसे ही बिल्डिंग्स को हम एस्थेटिक बनाना शुरू करते हैं, एक डेकोरेटिव फसाड, कोई डोम, अंदर एक बहुत बड़ी गैलीवे, ओपन स्पेसेस, बड़े बड़े कॉरिडोर्स, इन जैसी चीज़ें जैसे हम बनाना शुरू करते हैं बिल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है और हम 21st सेंचुरी के अंदर इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। और अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपर्स देश के अंदर है वो इन चीज़ों को देखते हुए ही बिल्डिंग डिज़ाइंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। अब अनफॉर्चुनेटली दोस्तों कई जगहों पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस को अफोर्डेबिलिटी से रिलेट किया जाता है, लेकिन जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी लानी है वहाँ पर तो ये चीज़ें ठीक है। लेकिन मुंबई जैसे शहरों के अंदर, बड़े अर्बन सेंटर्स दिल्ली बेंगलुरु के अंदर भी ये चीज़ देखने मिलती है, जहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबिलिटी की नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे घर ऑब्वियसली सस्ते बिल्कुल भी नहीं है, बस यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स निकालने की बन जाती है, जो कि अर्बन डिजाइन को खराब कर रही है। लेकिन इसके बाद के जो रीजंस है वो जेन्युइन है और वो समझने की कोशिश करते हैं। वो है अर्बन डेंसिटी एंड स्पेस कंस्ट्रेंट्स। तो दोस्तों पुराने जमाने के अंदर जमीन की अवेलेबिलिटी बहुत थी, लोग इतने नहीं थे, ना गाड़ियां इतनी थी, ना कम लैंड पर इतने ज्यादा लोग रहते थे, जिसकी वजह से जमीन तो बहुत अवेलेबल थी ही, लेकिन साथ साथ वहां पर जो है डिमांड इंस्टेंट नहीं थी। अगर कोई घर भी बन रहा है तो आराम से 4-5 साल तक बन सकता था एक फैमिली के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है, महीनों में उसे बनना जरूरी हो जाता है क्योंकि घरों की डिमांड उतनी है। और अगर फास्ट पेस में कंस्ट्रक्शन करना है तो ज़्यादा एस्थेटिक बिल्डिंग्स बनाने के लिए मुश्किल आती है और ये देखा भी जाता है, जिसकी वजह से ये कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट। दोस्तों जैसे ही हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ हो रहा है एस्थेटिक पर्पसेस के लिए, ऐसी जगह छोड़ी जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग को ज़्यादा बेहतर दिखने के हिसाब से बनाई जा रही है, बेहतर लिवेबिलिटी बनाने के लिए जा रही है, उस समय पर हम ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर जो ज़्यादा इस तरीके की पुरानी वाली बिल्डिंग्स है उनको सस्टेनेबल नहीं माना जाता और उनको क्लाइमेटिकली ठीक नहीं माना जाता, और इसके कारण जो है डिजाइन्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। अगला इशू है लूजिंग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों जो इंडियन डिजाइन्स पुराने जमाने में हुआ करती थी, स्पेशली अगर हम साउथ में देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल एंड इंटीग्रेट डिजाइन हुआ करती थी। मंदिरों के अंदर अगर आप देखें तो हज़ारों छोटी छोटी मूर्ति आपको देखने मिलती थी, एक एक इंडिविजुअली हैंड स्कल्प्टेड। नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो हमें डेकोरेटिव विंडोज,
विंडोज़, बड़े बड़े डोम्स, फोर्टिफिकेशंस, इन जैसी चीज़ें नजर आती थी। लेकिन ये चीज़ें अर्बन कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल भी फिट नहीं होती, जिसके कारण इंडिया ने जो अर्बन आर्किटेक्चर अडॉप्ट किया वो वेस्ट से उठा लिया, और अनफॉर्चुनेटली वेस्ट के साथ साथ हमने कहीं ना कहीं पर सोवियत रशिया से भी ये कॉन्सेप्ट उठा लिया। इसका जैसे हुआ है कि जिस एफिशिएंसी वाली पार्ट के बारे में मैंने बात की वो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर अचानक इंडिया में आ गया, और कहीं ना कहीं पर वही स्टैंडर्ड्स बनते गए। इन कंक्लूजन अगर कहे तो ये सारी जो चीज़ें मैंने कही वो तो मैटर करती है, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला पैसे, यही आज के डेट में सबसे बड़ा इशू है हमारे देश के अंदर एस्थेटिक बिल्डिंग्स का ना होना। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर भी चीज़ें देखने मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी हमें आर्किटेक्चरल मार्वल्स मॉडर्न इंडिया में देखने नहीं मिलते बनते हुए। दिल्ली का लोटस टेम्पल हो, अक्षरधाम हो दिल्ली का, चाहे हमारा न्यू सेंट्रल विस्टा हो या कई दूसरे प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि देश में जो मॉडर्न आर्किटेक्चर बन रहा है शहरों के अंदर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।